तो चूँकि लालू जी के राज्य में, लालू जी के जब मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस पीरियड में केंद्र ने पैसा नहीं दिया बिहार के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए लालू जी के पीरियड में विकास नहीं के बराबर हुआ। जो इन लोग कहता है जंगल राज नहीं, लालू यादव का जो शासन रहा उसमें पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, ऊंची जात के गरीबों के लिए एक तरह से मंगल राज्य था। लोग बात करता है, वो जो इलाका के लोग जो देखा, जो लोगों का रिस्पांस मिला है, एक बार अगर पूरा बिहार में हम लोग घूम जाएंगे तो कोई नज़र भी आएगा क्या? हर लोग परेशान हैं इन लोगों से। देखिए, आरजेडी के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि लालू जी का 5 साल का शासन गोल्डन पीरियड था, जिसमें सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर शानदार उन्होंने काम किया। पूरे बिहार के आम जनता को पीएचडी मिला हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार कितना भी तिकड़म कर ले, दोबारा नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मेरा डंके की चोट पर दावा है। लेकिन विकास के पॉइंट पर लालू जी की सरकार ने इसलिए काम नहीं किया कि उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। चुनावी साल है और इसी साल कोरोना ने बिहार में इस कदर दस्तक दिया है कि आखिरकार केंद्र सरकार को केंद्र की टीम भेजनी ही पड़ी। हालांकि लगातार जो है नीतीश सरकार दावे करते रहे कि बिहार का जो सिस्टम है वो तंदुरुस्त है, हर परिस्थिति को फेस करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र की टीम जो है वो इस बात पर मुहर लगा दी कि स्थिति बहुत नाजुक है। हालांकि उन्होंने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए, विपक्ष भी इस बात को लेकर लगातार हावी रहा। इस वक्त हम इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है नागमणि जी, जिन्होंने बिहार को यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक तीसरे मोर्चे का विकल्प दिया है। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले से बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्या लगता है जिस तरीके से केंद्र की टीम ने भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, ऐसी स्थिति है क्या वाकई में? देखिए, बिहार का जनसंख्या 12 करोड़ है, 12 करोड़, और बाबू नीतीश कुमार की सरकार अभी तक कोरोना का टेस्टिंग ही हमको लगता है 3 से 4 लाख हुआ है। क्या परसेंटेज है बता दीजिए। ये नीतीश कुमार बचपना वाला हरकत कर रहे हैं। बिहार को रसातल में हर क्षेत्रों में तो पहुंचा ही दिए हैं। कोरोना से यहाँ जिस तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, जब टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है आपका, 12 करोड़ में 3-4 लाख मात्र टेस्टिंग हुआ है। अगर 12 करोड़ में 12 करोड़ लोगों का टेस्टिंग हो जाएगा तो हम समझते हैं कम से कम 8-10 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे। कहाँ बिहार को ले जा रहा है नीतीश कुमार? और बिहार की जनता भी हाथ पर हाथ रखे हुए है। अब उसके बावजूद कह रहा है कि बिहार में हम चुनाव कराएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता क्रांतिकारी जनता है, लड़ाकू जनता है, और इस परिस्थिति में जहाँ जीवन और मौत के रूप में लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार, बिहार सरकार और चुनाव आयोग अगर चुनाव करेगी तो बिहार में खून की नदी बहेगी। ये इस तरह से आम जनता को मौत के घाट पर उतार देना कोई मतलब होता है क्या? पहले लोग की ज़िंदगी जरूरी है, न कि चुनाव जरूरी है। अच्छा सर, जो चुनाव की बात करें तो जेडीयू के नेता ही हैं, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने कहा कि अमेरिका में तो चुनाव हो रहा है तो फिर बिहार में क्यों नहीं होगा? आखिर अमेरिका और बिहार में उनको अंतर नहीं, स्पष्ट नहीं हो पा रही क्या उनके नज़र में? ये जेडीयू के नेता नीतीश के चमचागिरी करने के अलावा कोई काम रह गया इन लोग का? ये बने हुए मंत्री और ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, वो कौन त्यागी वागी है बोल रहा है? ये बताइए साले, अमेरिका से तुलना बिहार को कर रहे हैं।
पसगों में है क्या बिहार? किसी भी दृष्टिकोण से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज, अमेरिका अगर आकाश है तो बिहार पाताल है। भाई अमेरिका में 1% लोग पढ़े लिखे वेल टू डू लोग हैं। बिहार में जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो ये दोनों से तुलना करना ये मूर्खता के अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं। देश में जो IAS, IPS, IFS का एग्ज़ाम होता है उसमें अभी भी 35% पूरे देश में बिहार के लोग कंप्लीट करते हैं। यानी बिहार के लोग इंटेलिजेंट हैं। और राजनीति में तो इन पूरे बिहार के आम जनता को PhD मिला हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार कितना भी तिकड़म कर ले, दोबारा नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मेरा डंके की चोट पर दावा है। और इसी क्रम में चूँकि बिहार की सभी जाति संप्रदाय के लोग नीतीश से सरकार एक तरह से इसको रावण का घमंड हो गया है। ये बताइए कि भारत के जितने राज्य हैं सभी मुख्यमंत्रियों का टेलीविज़न में बराबर आज वहाँ गए, आज वहाँ गए, ये हॉस्पिटल गए, सबका इंस्पेक्शन करता है। जब से कोरोना का संकट आया है नीतीश कुमार का कोई चेहरा नहीं देखा है, आमने सामने मीडिया के सामने मुखातिब नहीं होता है। एक चीज़ आप लोग को जान के आश्चर्य लगेगा और पूछिएगा JDU के लोगों से कि नीतीश कुमार तो हद किए हुए इस मामले में कि जो नीतीश कुमार के यहाँ संचिका जाती है फाइल 2 दिन तक धूप में सुखाया जाता है और तब नीतीश कुमार के यहाँ फाइल पहुँचती है और बड़का लंबा कलम से नीतीश कुमार साइन करते हैं। मतलब डर मरने का कोई चिंता नीतीश कुमार को है, बाकी बिहार के आम जनता को मरने के लिए छोड़ दीजिए। चुनाव कोई मतलब है चुनाव कराने का? उत्तरी बिहार में फ्लड है, पूरे बिहार के लोग कोरोना से जीवन और मौत के रूप में जूझ रहे हैं और इन लोगों को सिर्फ चुनाव नज़र आ रहा है। लेकिन मैं दूसरी ओर भी कहना चाहता हूँ कि इनको गलत फहमी है। जैसे 1977 में जब कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाने के बाद चुनाव कराया था, कांग्रेस के लोग कहते थे कि कोई विपक्ष से मेरा लड़ाई नहीं है। और जब 77 चुनाव का पार्लियामेंट का घोषणा हुआ और तमाम विपक्ष के लोग रातों रात एक साथ हुए तो 7 स्टेट कांग्रेस नील हो गया था। उसी तरह से जितना भी बीजेपी और नीतीश कुमार तिकड़म कर ले, बिहार की जनता बिल्कुल ये नीतीश सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है उससे मन लोग का बिल्कुल ऊब चुका है। एक नया पैसा कोई आशा उम्मीद नहीं है। 15 साल का जो शासन होता है, मामूली समय मिलता है 15 साल। जब 15 साल में आप नहीं कुछ कर पाए हैं तो अब आपको क्यों मौका जनता देगी? इसलिए जितना भी तिकड़म कर ले, जितना जालसाही कर ले, जितना मोदी मीडिया के माध्यम से अपनी बड़ाई करवा ले, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर इस पीरियड में भी चुनाव होगा तो बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और JDU के बारे में तो हम जरूर कह सकते हैं कि इनको 8 से 10 सीट से ज़्यादा इनको बोहनी नहीं होगा। बीजेपी का जरूर थोड़ा हम समझते हैं बीजेपी का वो 30 से 40-50 सीट जो आ जाए, इनको 10 से ऊपर सीट आने वाला नहीं रहे। सर, अगर ऐसी परिस्थिति में चुनाव होती है तो तीसरे मोर्चे का क्या कुछ तैयारियां, किन स्तरों पर चुनाव? देखिए, यही तो ख़ास तौर से आपसे मुझे कहना है आपके माध्यम से कि तीसरा मोर्चा का एक दिन सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है और गांव-गांव में चर्चा है इस बात का कि भाई तीसरा मोर्चा बन गया, सबको देखा बार बार, अब की तीसरा मोर्चा को हमको मौका देना है।
और 7 जुलाई से जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में हम तमाम, जो बाबू नरेंद्र सिंह एक बड़े नेता हैं, अरुण कुमार जी जहानाबाद के एक MP बिहारों के बड़े नेता हैं, देवेंद्र यादव जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अशफाक रहमान साहब जो मुसलमानों के सुप्रीम नेता के रूप में जाने जाते हैं, ये तमाम लोग, हम लोग यहाँ पटना से हम समझते 70-80 गाड़ियों के साथ निकले। जहानाबाद जाते जाते कम से कम 250 गाड़ियाँ हो गई और 500-700 मोटरसाइकिल लोगों ने वहाँ स्वागत किया। गया तक जाते जाते इस तरह का माहौल हो गया कि लगता है पूरा बिहार उमड़ करके तीसरे मोर्चा के पीछे आ गया। तो यही सब कारणों के वजह से 2 दिन ही हम लोग का कार्यक्रम चला। फिर गया से औरंगाबाद डेहरी होकर के तब तक शाम में बैठे थे, मालूम हुआ कि नीतीश सरकार ने लॉकडाउन किया। तो तीसरे मोर्चा के जो अंदरूनी ताकत है, क्योंकि मौका भी हम लोग को नहीं मिला, जिस रूट से हम लोग गए हैं पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, डेहरी, वो जो इलाका के लोग जो देखा, जो लोग का रिस्पांस मिला है, एक बार अगर पूरा बिहार में हम लोग घूम जाएंगे तो कोई नज़र भी आएगा क्या? हर लोग परेशान हैं इन लोगों से। देखिए RJD के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि लालू जी का 5 साल का शासन गोल्डन पीरियड था, जिसमें सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर शानदार उन्होंने काम किया। सामाजिक समरसता, सामाजिक समानता और जो एक भ्रातृत्व की भावना होती है वो उसमें उस सरकार ने दिया था। लेकिन विकास के पॉइंट पर लालू जी की सरकार ने इसलिए काम नहीं किया कि उस समय केंद्र में BJP की सरकार थी और राज्य का जो संसाधन है उससे आप यहाँ के जो एम्प्लॉयज है सरकार चलाने के लिए, उससे ज़्यादा पैसा आता ही नहीं है। डेवलपमेंट जो भी होता है केंद्र के पैसे से होता है। अलग बात है कि केंद्र बिहार का ही पैसा जो केंद्र में जाता है वो पैसा बिहार को देती है, कोई केंद्र अपनी मर्जी से नहीं देती है, ये बिहार का राज्यों का हक होता है। तो चूँकि लालू जी के राज्य में, लालू जी के जब मुख्यमंत्री थे या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उस पीरियड में केंद्र ने पैसा नहीं दिया बिहार के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए लालू जी के पीरियड में विकास नहीं के बराबर हुआ। जो इन लोग कहता है जंगल राज, जंगल राज नहीं, लालू यादव का जो शासन रहा उसमें पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, ऊंची जात के गरीबों के लिए एक तरफ से मंगल राज्य था। लोग बात करता है। अब ज़रा हम लोग को एक बार पूरा बिहार घूम लें और एक उसमें एक 15-20 तरह की पार्टियां हमारे साथ हैं, तो तय है इस बात का कि कोई एक पार्टी को अडॉप्ट किया जाएगा और एक ही सिंबल पर सब लोग चुनाव लड़ेंगे। रातों रात बिहार की जनता को विश्वास हो जाएगा कि जो तीसरा मोर्चा है, जो पहला विकल्प बनकर के आया है, मास जनता का सपोर्ट मिलेगा और ये तमाम जो अन्य पार्टियां हैं उनको औकात पता लग जाएगा, बिहार की जनता औकात पता चला। अच्छा, NDA में रहने के बावजूद भी चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर अपनी बातें क्वेश्चन मार्क के सिस्टम के खिलाफ लगाते रहे। अगर इन फ्यूचर चुनाव सामने हैं, क्या आपके जो तीसरे मोर्चा है उनमें जगह बन सकती है क्या? देखिए, रामविलास पासवान जी बहुत सूझे हुए नेता और उनके बारे में पूरा बिहार और देश जानता है कि ये मौसम वैज्ञानिक हैं। 100% उनको विश्वास हो गया है कि जो NDA की सरकार है, खास करके नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, उसका बहुत ही बुरा हाल विधानसभा के चुनाव में होना है। और चिराग पासवान एक उभरता हुआ नेता हैं, पढ़े लिखे हैं
और बहुत सूझबूझ से वो काम कर रहे हैं। उनको भी पूरा का पूरा विश्वास है कि अगर एनडीए में हम रहेंगे तो यहाँ कोई भविष्य नहीं है। नो डाउट कि एक एलजेपी का अपना जनाधार है, अपनी ताकत है वोट के मामले में, इसलिए अगर तीसरे मोर्चा में आते हैं तो बिल्कुल पुरजोर तौर से हम लोग स्वागत करेंगे। और हमारा और पासवान जी से तो शुरू से ही हम लोग का घर परिवार का रिश्ता रहा है। हम लोग खुद उस पार्टी में 3 एमएलए था जब हम एलजेपी में गए थे। हम ऑल इंडिया पार्टी का प्रधान महासचिव और बिहार के प्रभारी थे। उस समय 3 से 29 एमएलए हम लोग एलजेपी को बढ़ाए थे। अलग बात है कि मुख्यमंत्री के पॉइंट पर हम लोग का कहना था कि लालू के खिलाफ हमारा 29 एमएलए आया है और बिना एलजेपी के कोई बिहार में सरकार नहीं बन रही थी। तो हमने कहा कि या तो पासवान साहब आप मुख्यमंत्री बनिए या लालू जी के खिलाफ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दीजिए। जब ये नहीं माने तो मैंने अकेले 29 में से 21 एमएलए को तोड़ करके, नरेंद्र बाबू हम लोग सब मिल करके हम लोग तोड़े। 29 में 21 एमएलए हम लोग के साथ आया। उसके बाद से एलजेपी का भविष्य जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था वह नो डाउट की थोड़ा कमा है, लेकिन फिर भी एलजेपी का अपनी ताकत है, अपना वोट है और चिराग पासवान का क्लीन इमेज है। इसलिए अगर तीसरे मोर्चा में आते हैं तो पुरजोर हम लोग स्वागत करेंगे, पूरे मान सम्मान के साथ, पॉलिटिकल बातें करके, और जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। सर, पिछले कुछ दिन पहले जन अधिकार पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उन्होंने साफ कहा कि 40 सीटें अपने के लिए रखकर और एनडीए के खिलाफ किसी भी हद तक किसी भी दल के साथ समझौता कर सकते हैं। क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है क्या? देखिए, पप्पू यादव ऐसे जो बदनाम लोग हैं, आखिर में 12 साल ससुराल में क्यों रहे हैं? तो पप्पू यादव टाइप के लोगों को तीसरे मोर्चा में कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ क्लीन इमेज जिनका है, जिन पर कोई तरह का आरोप नहीं है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का या जो भी माफिया ताफिया जो कह लीजिए, तो ऐसे लोग को हम लोग तीसरा मोर्चा में किसी भी कीमत में नहीं लेंगे। चूँकि हमारे नेता जसवंत सिन्हा जी हैं, जो भी यहाँ तीसरे मोर्चा में नेता हैं, सबका क्लीन इमेज है, तो ऐसे लोग को हम लोग नहीं लेंगे। क्योंकि जो मास जनता है बिहार की, वह क्रिमिनल बैकग्राउंड या माफिया दलाल टाइप के लोगों को पसंद नहीं करती। बहुत धन्यवाद सर। पप्पू यादव को लेकर इन्होंने साफ कर दिया कि क्रिमिनल मैंडेट जो हैं, जिनकी छवि उस तरह का है, उनको हमारे इस जो इन्होंने विकल्प दिया है उसमें स्वागत नहीं होगा। फिलहाल के इतना ही। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।